हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने जो अध्याय 1 था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला पूरा अध्याय कर लिया था। जिन बच्चों ने अभी तक वो अध्याय नहीं देखा वो पुराने लेक्चर्स में जा करके उसको देख लें, क्योंकि वो अध्याय पूरे आगे जो आपकी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है उसका एक आधार है। उसमें कई ऐसी बातें हैं जो अब आगे आपके यूज होंगी। तो बच्चों आज से हम शुरू करते हैं अध्याय 2 कक्षा 10 का। अध्याय का बच्चों नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, तो ये 3 नाम आए इसे बच्चों। कौन कौन से आए? तो पहला नाम आया अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो जितने भी रासायनिक तत्व हैं जब वो मिलते हैं तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जब वो यौगिक बनते हैं या तो वो कोई अम्ल होंगे या कोई क्षारक होंगे या कोई लवण होंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्षारक को बोलते हैं बेस और लवण को बोलते हैं साल्ट। ठीक, तो इसके आगे सीखते हैं ये तीनों में क्या क्या गुण होते हैं, कैसे ये आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसके लिए हमें लाइन से एक एक को समझना होगा कि क्या उसके गुण होते हैं। और की परीक्षाओं में ये आता है जैसे अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, या इनमें से अम्ल छाटिए, या इनमें से क्षार छाटिए, या लवण छाटिए। इस तरह के आपके सवाल परीक्षा में आते हैं। तो अगर हम समझ जाएंगे क्या होते हैं तो सवाल का आंसर देना बहुत ही आसान होता है। ठीक, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। तो इसका मतलब अम्ल और क्षार स्वाद के लिए बहुत जरूरी है। स्वाद से हम अम्ल और क्षार को जान सकते हैं। तो हमारा जो भोजन होता है वो अम्लीय है या क्षारिक है, वो डिपेंड करेगा कि उसका स्वाद कैसा है। उसी से हम जान पाएंगे कि हमारा भोजन अम्लीय है या क्षारीय है। यदि परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित, तो अम्लता से मतलब है आपने सुना होगा कि क्या हो गया, एसिडिटी हो गई। क्या हो गया बच्चों? तो एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा बनने लग गई है, जरूरत से ज्यादा, जो आपको कष्ट दे रही है। ठीक, तो कौन सा उपचार सुझाएंगे? कहने का मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? तो उसने बोला नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आंसर नहीं है। अगर आपको अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो आप कौन सा करेंगे? तो उसको बोला है उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे। यानी जब भी आप कोई दवाई दे रहे हैं तो क्या गुण पहले से हैं और क्या गुण जो दवाई नहीं उसमें है, उनकी क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी, उससे क्या परिणाम होंगे, इसके आधार पर हम बताएंगे। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आ गई कि अगर एसिडिटी होगी तो हमें क्षारक देना होगा, और अगर क्षारक हो गया तो अम्ल देना होगा। ठीक है, आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। आगे देखते हैं कि जैसे बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की, मतलब चखना नहीं है लेकिन फिर भी हम जो हमारे ये स्वाद चखे बिना ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जो पदार्थ है उनकी जांच कैसे की जा सकती है। तो बात आई फिर वही रासायनिक अभिक्रिया की बात आई कि रासायनिक अभिक्रियाओं से, उसकी गंध से या उसके रंग से, उसके जो पदार्थ बन रहा है उससे भी हम पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता, तो एक पॉइंट आ गया, क्या? खट्टा। क्या होता है खट्टा? अम्ल खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्या करता है ये? नीले को लाल कर देता है। ठीक है,
नीले लिटमस। अब लिटमस क्या होता है? एक कागज होता है, जब प्रयोगशाला में हम देखते हैं तो एक पतली पतली स्ट्रिप होती है, कागज होता है, उसको अगर हम नींबू के पानी में डालें, नमक के पानी में डालें तो अलग अलग रंगों का होता है। तो क्या कर रहा है हम? नीले लिटमस। तो पहला पॉइंट एक खट्टा होता है, दूसरा नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का मतलब है ये जो पेपर है ये प्रकृति के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही एक सूचक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो हल्दी होती है, हल्दी लगे कपड़े में अगर आप साबुन लगाते हैं तो लाल रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या रासायनिक अभिक्रिया है। आपने कभी ध्यान दिया कि सफेद कपड़ों में लगे जो धब्बे होते हैं, क्षारीय प्रकृति वाले साबुन को जब रगड़ते हैं तो तब उसमें भूरा लाल रंग, जो मैंने अभी आपको बात बताई। ठीक है, आगे कपड़े को अत्यधिक जल से धोने से वो फिर पीले रंग का हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्षार के उसमें गुण आ गए थे क्रिया करने पे, पानी से धो धो के हमने क्षार फिर हटा दिया तो फिर वो पीला हो गया, यानी हल्दी के रंग का हो गया। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कई सारी बातें बता दी, एक तो साबुन से बता दिया उन्होंने, हल्दी हो गई, नीला लिटमस हो गया, स्वाद हो गया, इनसे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? अम्ल एवं क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं इस अध्याय में उसका अध्ययन करेंगे। अम्ल और क्षार एक दूसरे से कैसे प्रभाव को समाप्त कर देते हैं ये भी हम सीखेंगे, और दैनिक जीवन में पाई जाने वाली, उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता दी थी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए बच्चों, लिटमस जो विलयन होता है बैगनी रंग का रंजक, रंजक मतलब एक तरह से रंग समझ लो। ठीक है, और थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे। अब थैलोफाइटा क्या है? जब हमने जीव जंतुओं या पौधों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें ये बात पढ़ी थी कि थैलोफाइटा एक ग्रुप होता है, उसके जो पौधे हैं वहां से निकाला जाता है, और पौधे का नाम क्या है? लीचेन पौधा। इससे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी। तो जब आप वो पेपर लेंगे तो उस समय बैंगनी होगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थों के रंग से हम ये जान सकते हैं कि ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये सारे जो है ऐसे कई सारे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां के विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो इसका मतलब है उसमें जो रंग है वो उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के कारण होता है, और अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल इसको सूचक कहते हैं। तो इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। प्रश्न आपके लिए दिया गया है जिसमें 3 परखनलियां हैं, 1, 2 और 3 परखनलियां, जिसमें से एक परखनली में आश्वित जल रख दिया, इसमें हमने डाल दिया, और दूसरी परखनली में अम्लीय विलयन डाल दिया, और तीसरी परखनली में हमने क्षारीय विलयन डाल दिया, और आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया। केवल आपको लाल लिटमस पत्र दिया गया। तो आप कैसे पहचानेंगे बच्चों? इसको करने का बहुत आसान तरीका है कि अगर आप उस लाल लिटमस को इन तीनों में डालते हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो आपका आश्वित जल होगा। और अगर आपका लाल लिटमस नीला हो जाए तो आपका क्षारीय जल होगा, और जो तीसरा है वो आपका होगा अम्लीय जल। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक गुणधर्म में उसका रंग, गंध,
उसकी अवस्था, इससे हम थोड़ा सा रासायनिक उसकी पता कर लेते हैं कि रासायनिक क्या क्या गुण उसमें हैं। तो इसके अलग से हमें समझने हैं अम्ल के और क्षार के अलग से। तो इसमें क्या है, विज्ञान की प्रयोगशाला में कौन सा एसिड लिया बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लिया और नाइट्रिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नमूने आपने लेबोरेटरी में ले लिया और वो होते भी हैं। ठीक है, अब क्या है, एक बूंद प्रत्येक विलियन की, जो वॉच ग्लास होता है ऐसा होता है वॉच ग्लास, उसमें सब में आपने क्या करा, एक बूंद डाल दी। ठीक है, एक बूंद हर एक में डाल दी, खूब सारे वॉच ग्लास ले लिए, सब में रख दी। ठीक है, अब क्या करा, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज विलियन के साथ लिए गए विलियन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमें जो है अपना ऐसा प्रयोग में करना है और उस प्रयोग को करने के बाद जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो दिए हुए इस तालिका में करना है। तो ये बच्चों आप घर में नहीं कर पाएंगे, इसके करने के लिए आप प्रयोगशाला का जो है जो सामग्री है उसका उपयोग करेंगे। और जब आप लेंगे विलियन का नमूना, लाल लिटमस विलियन, नीला लिटमस विलियन, फिनोल्फथालीन विलियन, ये पांचों विलियन में उस चीज का वो देखना है। और रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, कि हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो एक परिभाषा के रूप में आपको आएगा कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं, वो बोले जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, यानी जो पहले कुछ और थे, अम्ल में आने पे कुछ और जाते हैं, क्षार में आने पे कुछ और गंध देते हैं, उनको हम बोलते हैं गंधीय सूचक बोलते हैं। और इसके गंधीय सूचक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ इसमें, बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े में टुकड़े में कोई प्लास्टिक के थैले में लीजिए। ठीक है, तो क्या है, प्याज और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े आपने प्लास्टिक के थैले और थैले को बांध दिया, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब आप इस कपड़े के टुकड़ों का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है। एक उन्होंने बताया कि अगर आपको अम्ल और क्षार की जांच करनी है तो प्याज के टुकड़े से, इसमें से 2 टुकड़े लीजिए, उसकी गंध को जांचिए पहले, इसे स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें एक टुकड़े में क्या डाल दीजिए, तनु HCl और दूसरे में तनु NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालिए और दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। कहने का मतलब ये है, जो ये गंधीय सूचक है, इसको प्याज के रूप में लिया गया है। ये गंधीय सूचक आप जब कपड़े में बांध के फ्रिज में रखेंगे, अगले दिन आप उसमें 2 टुकड़े आपने अलग अलग रखिए। एक में क्या डाला, तनु HCl डाला, तो उसकी गंध को ऑब्जर्व करिए कैसी आती है। एक में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला, तो उसकी गंध को ऑब्जर्व करिए। तो दोनों की गंध क्या होंगी बच्चों, अलग अलग रहेंगी। ठीक है, इन प्रयोगों के प्रेक्षणों को अपनी पुस्तकों में लिख लीजिए, क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। अब एक दूसरा प्रयोग है, उसमें तनु वेनिला, वेनिला आइसक्रीम सुनी होगी आपने। ठीक है, लौंग का तेल लिया, इनकी गंधों की जांच पहले आप सूंघ लीजिए कैसी है, और उसमें क्या डालिए, एक परखनली में ये डालिए और दूसरी में तनु NaOH डालिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिला दीजिए। दोनों HCl वाले में भी और उसमें तनु वेनिला की डाल के हिला के ऐसे देखिए आप, तो क्या होगा, उसी गंध को पुनः कीजिए। क्या उसी गंध में कोई बदलाव है या नहीं, अगर है तो उसे दर्ज करिए। यानी प्रयोगशाला के उदाहरण है, लेकिन जो है आपको बताए जा रहे हैं कि ये कैसे कैसे हम समझ सकते हैं अम्ल और क्षार के परिवर्तनों को। तनु HCl, अब उसमें क्या, पहले वाले में तो देखो आपने क्या करा, एक परखनली ये ले ली, एक परखनली ये ले ली। इसमें तो आपने डाला HCl और दूसरे में डाला NaOH डाला और दोनों तनु डाले। तो एक बार तो क्या डाला आपने दोनों में, पहले आपने डाला इसमें वेनिला एसेंस, दूसरी बार में आपने डाला क्लोव बोलते हैं ना लौंग को, लौंग का तेल डाला दूसरी बार में। तो जब दोनों अलग अलग प्रयोग में आप देखेंगे तो उसके ऑब्जर्वेशन के परीक्षण को आपने जैसे प्याज के साथ किया था, ऐसे इसके साथ भी करके आप दर्ज करेंगे। ठीक है, अपने परीक्षण के आधार पर वनीला, प्याज, लौंग के तेल में से
गंधीय सूचक का किस तरह उपयोग किया सकता है? अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ और भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो हम वनीला का, प्याज का या लौंग के तेल का प्रयोग कर रहे थे, ये हम उसके रासायनिक, उसमें क्या गंध में परिवर्तन आ रहा है, गंधीय सूचक के रूप में हम प्रयोग कर रहे थे। इससे अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को हम पहचान सकते हैं। प्रयोगशाला में इस प्रयोग को करने के बाद अब आज बात अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कौन? ये धातु के साथ कैसे? जैसे धातुएं होती हैं, सोडियम होता है, Fe होता है, कॉपर होता है, ये क्या है? धातुएं हैं। एल्युमिनियम होता है। ये धातुएं अम्ल के साथ कैसी क्रिया करती हैं और क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया करती हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ। देखो बच्चों, ये क्रियाकलाप क्यों देते हैं कि हम विज्ञान को हम करके सीख सकते हैं। हमारे सामने जो हो रहा है उन बातों को अपने दिमाग में रख के, उनके गुण धर्मों को, उसमें परिवर्तनों को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये रसायन विज्ञान जल्दी समझ में आ सकती है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ऐसी घटना हो रही है। और वही चीज आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो किताब से रखने की बजाय ऐसी समझ से जो बच्चा लिखता है उसको एक अच्छा अनुभव मिलता है उसको। ठीक है, तो क्या क्या देखिए इसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब देखो क्या हुआ, देखो एक 5 ml एक परीख नली में इन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इस H2SO4 में दानेदार क्या डाल दिया आपने? जिंक। तो एक धातु है जिंक, यहां डाल दिया, दानेदार डाल दिया। अब डालने के बाद यहाँ पे H2SO4 है। ठीक, दानेदार जिंक के टुकड़े सतह पर आप क्या देखते हैं, मतलब उसमें क्या हो रहा है? उत्सर्जित गैस क्या होता है जब आप ऐसे डालते हैं तो यहाँ से कुछ गैस भी निकलती है, उसको भी, और जो गैस आ रही है उसको साबुन के विलयन में पड़ो। अब देखो यहां से जो गैस आ रही है उसको साबुन के विलयन, साबुन का विलयन है साबुन का घोल। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप साबुन कह सकते हैं, उसका घोल। ठीक, साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? आपने देखा होगा, बच्चे को करते हैं ना, एक पाइप सा होता है उसमें फूंक मारते हैं तो क्या होता है? बुलबुले से उठते हैं, और वो अधिकतर साबुन का पानी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो वो कहता है ये क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए, आप क्या परीक्षण करते हैं? तो वो जो बुलबुले उठ रहे थे उसके पास मोमबत्ती को लेके जाइए। कुछ अन्य में जैसे HCl, CH3 के, और जैसे आपने H2SO4 के साथ किया था वही काम इसके साथ भी, वही काम इसके और इसके साथ भी करिए। और सबको देखने के बाद ये देखिए क्या ये जो कुछ हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है। तो ये जो हमने प्रयोग किया था, ये प्रयोग देखिए चित्र के इससे समझ जाइए आप। देखो उसमें जो मैंने वहां बना चित्र बनाया था, यहाँ बना हुआ है चित्र में क्या है, देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, ये जो पीला रंग का दिख रहा है आपको। ठीक है, उसमें जो है जिंक के टुकड़े डाल दिए ये वाले। ठीक, और जब आपने डाला तो क्या हो रहा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लग गए। उन बुलबुलों को इस रास्ते से आप इस पे ला करके साबुन के विलयन में करा तो ये बुलबुले बड़े बड़े उड़ने लगे, और वहां पर आप क्या ले गए? एक जलती हुई मोमबत्ती ले गए। फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये क्रिया कर रहे हैं तो अगर आपको ध्यान होगा कि एक हमने क्रिया पढ़ी थी Zn और H2SO4 की, तो हमें इनके उससे एक संयोजन, वो विस्थापन हुआ था, SO4 इधर चला गया था तो उसका नाम बना था ZnSO4 बना था। तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन, तो ये जो गैस है आपके पास ये कौन सी आ रही है? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। जब आप इसके पास मोमबत्ती ले आते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस के साथ कैसे फट फट की ध्वनि से, जो पटाखे बोलते हैं ना, उस तरह जलता। तो ये हमारा एक प्रयोग है। इस प्रयोग में देखिए अम्ल क्या था इस प्रयोग में? इस प्रयोग में अम्ल था हमारा H2SO4। अम्ल क्या था हमारा? H2SO4 था ये, और धातु क्या थी? Zn थी। जब इन दोनों की क्रिया करी तो हमें जो मिला, एक मिला ZnSO4। तो देखिए हमने पढ़ा था अम्ल, धातु और लवण, तो ये क्या मिला आपको? लवण मिला, और वो जो गैस जा रही थी उसका नाम क्या था? हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ? विस्थापन में हमने बता दिया था कि विस्थापन हो रहा है और हमको एक लवण प्राप्त हो रहा है। तो इस अध्याय का नाम जो था हमारा यही था, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल ने
एक धातु से क्रिया करी तो क्या बनाया, लवण। तो लवण का नाम यहां पर आ गया है कि लवण क्या होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। ठीक।